ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, और मैग्नेटिज्म में हम लोग ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम थोड़ा मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हिस्टोरिकली क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एग्जिस्टेंस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट जो ढूंढा गया है ऐसे कहो कि या स्टडीज में आया है पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं पहले आ गई थी। बिकॉज नेचुरल मैग्नेट जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनमें पहले से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। और जब हम उस मटेरियल का, जिसको हम लोग नॉर्मली मैग्नेट बोलते हैं, उस मटेरियल को अगर हम लोग एक बार मैग्नेट जब हम लोग बनाते हैं और उस बार मैग्नेट को जब हम सस्पेंड करते हैं फ्रीली इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो पर्टिकुलर अर्थ फील्ड में सस्पेंड करते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा पॉइंट करता है। तो उससे दो तीन बातें सामने आई। एक तो ये कि उस मटेरियल के अंदर कुछ एडिशनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, और दूसरा ये भी पता चला कि अपना अर्थ का भी जो है, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। जब हम ऐसे दो मैग्नेट्स को पास पास लेके आए तो देखा इनमें रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों तरह के फोर्सेस थे। तो ऐसे बोला गया कि भाई लाइक पोल्स जो हैं, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वो आपस में रिपेल करेंगे एंड अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट। तो ये सारी बातें पहले से, मतलब ये सारी बातें पहले से पता थी, मतलब इसमें कुछ खास बात नहीं थी। हाँ, पता ये नहीं था कि मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स में ही ऐसे क्यों हो रहा है, बाकी मटेरियल्स में क्यों नहीं है। तो वो सारी बातें जो है धीरे धीरे बाद में क्लियर हुई। ठीक है, और वो क्लियर होना शुरू हुई। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात तो लॉजिकल थी कि वो मैग्नेट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। बट ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच वाज ऑन अ करंट कैरिंग वायर, और उसने देखा कि अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर के पास में अगर हम कंपास लेके आते हैं, कंपास इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, तो वो कंपास का जो डायरेक्शन है, नॉर्मली कंपास का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो नॉर्मली कंपास का डायरेक्शन हमारे अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब हम उस कंपास को उस वायर के पास में लेके आ रहे हैं विच इज ऑलरेडी इन विच करंट इज ऑलरेडी फ्लोइंग, तो उस कंपास का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होने लगता है, मीन्स इट गॉट डिस्टर्ब्ड। तो जब वो देखा कि कंपास डिस्टर्ब हो रहा है, तो इट मीन्स वो जो करंट कैरिंग वायर है इट इज प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ फील्ड विच इज अगेन इंटरेक्टिंग विद द कंपास नीडल। तो वहां से ये पता चला कि जो करंट फ्लो हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस करंट फ्लोइंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हो। तो वो एक नया, एक तरह से बोल सकते हैं डिस्कवरी थी। ठीक है, और हमारा भी जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो सबसे पहले हम लोग यही स्टडी करेंगे कि हाउ अ करंट कैरिंग एलिमेंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और करंट कैरिंग से फिर हम शिफ्ट होंगे चार्जेस के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि हमें सारी की सारी चीजें अपनी बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज, उससे रिलेट करनी है। चार्ज इटसेल्फ प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बट दोनों के लिए क्या सर्कमस्टांसेस हैं। तो करंट कैरिंग वायर एंड मूविंग चार्ज, दे आर एनालॉगस। मूविंग चार्ज है दैट मीन्स देयर इज अ करंट फ्लोइंग एट दैट पॉइंट। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि अगर चार्ज स्टैटिक है, रेस्ट पे है, तो इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, and if charge is moving तो it will produce electric field along with magnetic field। तो पहला हमारा डिस्कशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट का है इस चैप्टर में। ठीक है ना, और उससे रिलेटेड जो फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट हेडिंग पड़ेगा हमारा बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स, इनको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे लास्ट में इस चैप्टर के। पहले थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट पे फोकस करते हैं, थोड़ा जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आगे चीजें और अच्छी लगेंगी। तो पहला हमारा पॉइंट इसमें हेडिंग यही पड़ेगा, दैट इज बायोट सवर्ट लॉ। ठीक है, देखो वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बट कितना प्रोड्यूस हो रहा है इट वाज गिवन बाय द कंबाइंड स्टडी ऑफ बायोट एंड सवर्ट। उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन करके ये निकाला। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है बायोट सवर्ट लॉ, ये कूलम्स लॉ की तरह सिंपल फॉर्मूला नहीं है थोड़ा सा। देखो इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इनमें मेनली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोकस रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें सेम आएंगी, तुम देखोगे जैसा वहां पे पढ़ा वैसे यहाँ पे भी है, बट एक जगह हमें बहुत ध्यान रखना है, और अगर वो पॉइंट हमारा गड़बड़ नहीं हुआ तो ये चैप्टर और इससे नेक्स्ट चैप्टर पिछले जितने चैप्टर्स पढ़े उनसे भी ईजी है। और वो पॉइंट है डायरेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे सारे के सारे फॉर्मूले, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सिंपल है कि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे अवे होगा, पॉजिटिव है अगर, और नेगेटिव चार्ज है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। तो वहां पे तो बहुत आसान है डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो पूरा का पूरा ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 डायमेंशन है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा विजुलाइज करना आसान है, डायग्राम बनाना आसान है, वेक्टर एडिशन करना आसान है। मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह हो सकता है 3D आ रही हो, तो वहां पे डायरेक्शन एक खास बात है जहां पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आते हैं बायोट सावर्ट लॉ में। बायोट सावर्ट लॉ में बोलते हैं कि मान लेते हैं कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब देखो अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसा तो कहना ही गलत होगा कि वो वायर फाइनाइट है, इट मस्ट बी अ क्लोज लूप, क्योंकि वो वायर कनेक्ट होगा बैटरी से, ठीक है ना, और बैटरी से ही वो करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ओपन वायर जैसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ बट ये है कि क्वेश्चंस में कई बार होगा, तो उसका कहने का मतलब यही होता है कि हमें सिर्फ उतना ही सेक्शन कंसीडर करना है जितना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई भी वायर है, लॉन्ग लेंथ का है, जैसे भी है, आगे है पीछे है, दोनों तरफ है, और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो देखना है इस वायर के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट, ये ध्यान से देखना। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक है, और इस स्मॉल एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डीएल। अच्छा ये क्या एलिमेंट है, तो डीएल एक लेंथ एलिमेंट है, मतलब लेंथ का ही एलिमेंट है। जैसे कह दो कि ये डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस का पार्ट हो गया डीएल, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं लेंथ एलिमेंट। और ये वेक्टर में बना दिया हम लोगों ने, तो इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन जिस पॉइंट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अगर वो डीएल है तो हम उसका डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम करंट का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, करंट तो हर जगह मुड़ती हुई जा रही है वायर की तरह। बट जो लेंथ एलिमेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, एंड इट मस्ट बी डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है, पहला पॉइंट। अब हमें अगर इस एलिमेंट की वजह से, ध्यान रखना पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं इस एलिमेंट का। तो सपोज इस एलिमेंट से अगर हम आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं पी, तो इस पी पॉइंट पे इसी में साइड में लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू डिफरेंशियल करंट एलिमेंट dl vector is given by अब नीचे लिखेंगे। अब देखो है क्या, डीएल है, डीएल क्या है, पूरे वायर का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वो डिफरेंशियल एलिमेंट है तो डिफरेंशियल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी हम डिफरेंशियल लिखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो हम बी नहीं लिखेंगे, उसको डी बी लिखेंगे, बिकॉज हम लोग केवल डीएल का लिख रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, क्लैरिटी रहे। तो डी बी वेक्टर फॉर्म में एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये देखो ये सिमिलर कांस्टेंट है जैसा हम लोगों का कूलम्स लॉ में आया था। कूलम्स लॉ में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई वाला फैक्टर यहाँ पे भी है, और वहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट ऊपर है, मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, या कह दो वो न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में इस तरह से। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ब्रैकेट डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन है बायोट सावर्ट लॉ का, which is for magnetic field due to a differential current element, ठीक है। अभी समझते हैं इसको ब्रेक डाउन करके क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले इसमें बात करते हैं म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट को अगर समझना है तो मैं कहूंगा कि एप्सिलॉन नॉट पे जाओ। एप्सिलॉन नॉट जैसे था, एप्सिलॉन नॉट को कैसे डिफाइन किया था, और डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद हमें क्लैरिटी भी आ गई कि एप्सिलॉन नॉट को हम लोग रिप्लेस कैसे कर देते हैं जब हम किसी और मीडियम में जाते हैं। तो बेसिकली मीडियम रिप्रेजेंट करने वाला एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी मीडियम रिप्रेजेंट करने वाला कांस्टेंट है म्यू नॉट, और म्यू नॉट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड
permeability of free space और वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। वहां पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने बोला था परमिटिविटी। तो फिलहाल हम लोग जब तक मटेरियल्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं तब तक हम लोग मान के चलेंगे कि हर जगह एयर है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तब तक कोई भी मीडियम नहीं है। तो वैक्यूम के केस में हमें म्यू नॉट ही लेना है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू है वो पूरा लिख लेते हैं। इट इज 10⁻⁻7 इन एसआई यूनिट्स। अभी आते हैं यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अब दूसरी बात तुम्हें यहाँ पे देखनी है इसमें, ये जो dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब है, ठीक है, अलग से लिखते जाते हैं नोट करके। जैसे फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, बताइए। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट इज F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। देन हमारे पास कूलम्स लॉ आया विच इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2/r स्क्वायर, इट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। देन व्हाट अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, यस सर, ये भी फॉलो करता है। इट आल्सो फॉलोज yes इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। वो एक बार में देखने में नहीं लगेगा, बट हाँ अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इट आल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा मॉड ऑफ dB एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अलग कर लेते हैं और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा I इंटू DL इंटू साइन थीटा एंड अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो थीटा है इसको हम इस डायग्राम में दिखा सकते हैं, कौन सा थीटा है ये? तो ये थीटा है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल क्रॉस आर को ओपन किया हम लोगों ने, तो ये वाला एंगल है, दिखाना चाहो तो यहाँ दिखा सकते हैं, थीटा, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है। तो अगेन बोल सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और आगे लिख देंगे इट ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में फिलहाल हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसका यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं, एसआई यूनिट। इसके लिए हमारे पास दो यूनिट है, एक तो एसआई यूनिट है इसका टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और दूसरा एसआई यूनिट इसका है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर को हम लोग WB भी लिख देते हैं सिंपली, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और इसका सीजीएस यूनिट पॉपुलर है, एंड सीजीएस यूनिट जो पॉपुलर है इसका दैट इज गॉस। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और सीजीएस यूनिट लिख रहे हैं तो इसका रिलेशन लिख लेना, दैट 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये कन्वर्जन छोटा सा है, ध्यान रखो, ठीक है। यस सर। तो अगर हम म्यू नॉट का यूनिट बताएं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? तो देखो ध्यान से, ये बन जाएगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, बनेगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर पर एम्पियर। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, and third point is direction of dB।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वैसे डायरेक्शन देखा जाए तो डीबी का जो डायरेक्शन है, डीबी का जो डायरेक्शन है वो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और हमको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बोलो। तो एक तरीका तो इसका ये राइट हैंड थंब। राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। एक तो ये बोल सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, it is perpendicular to the plane containing dl vector and r vector, and direction can be found using right hand thumb rule। तो अगर जो डायरेक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है, मतलब जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, उस डायग्राम के हिसाब से ही अगर चला जाए तो देखो ध्यान से, डीएल वेक्टर इधर की तरफ है और आर वेक्टर इधर की तरफ है। तो जरा बताओगे कि डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर होगा? डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले तो दोनों वेक्टर्स को देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर लगाना है तो सबसे पहले दोनों वेक्टर्स में, इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, दोनों वेक्टर्स को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले देख लो, टेल टू टेल ऑलरेडी हमारे फिगर में थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर लेना है। देन डीएल क्रॉस आर और आर क्रॉस डीएल, ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो हमें डीएल क्रॉस आर देखना है। तो डीएल क्रॉस आर का मतलब है कि डीएल से हम लोग आर की तरफ एक एरो बना देते हैं, देखो। और राइट हैंड थंब रूल के लिए फिंगर्स को हम लोग डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे। राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए फिंगर्स को डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। देखो एक बात तो तुम्हें हमेशा दिमाग में रखनी है इस पूरे चैप्टर में, इससे अगले वाले चैप्टर में भी, क्योंकि जहां जहां पे भी ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां वहां पे ये प्रॉब्लम पड़ सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फिगर है ये 3D में होना चाहिए, बट हम लोगों के सामने मजबूरी है कि कॉपी हमारी 2D में है, तो इसी में हमको समझना है। तो देखो, अगर तुमने कॉपी में वायर ड्रॉ किया है, ठीक है, और कॉपी में ही किसी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो 100% वो मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। मींस यू कैन नॉट ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड इन योर कॉपी। बात समझ में आई? क्योंकि डीएल को अगर तुमने कॉपी में बनाया है, आर को तुमने कॉपी में बनाया है, तो डीएल क्रॉस आर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो कॉपी में तो ड्रॉ होगा नहीं, तो इट इज इधर इनवर्ड और आउटवर्ड्स। तो इनवर्ड आउटवर्ड कौन सा है, उसके लिए राइट हैंड रूल है, या इसको कह दो स्क्रू रूल। जैसे बॉटल का कैप हम लोग घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो वैसे ही ये एरो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये डायरेक्शन जो है इनवर्ड डायरेक्शन जो है, इसको हम लोग क्रॉस करके लिखते हैं, और ये इनवर्ड वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? बताओ। और अगर आउटवर्ड हो तो आउटवर्ड को हम लोग डॉट विद अ सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके मेथड से। अच्छा, एक जो दूसरा तरीका जो ज्यादा पॉपुलर है, इसको पॉइंट ए कर दो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। जो ज्यादा पॉपुलर तरीका है उसको ऐसे समझो कि जैसे जो वायर है, ठीक है, इसमें हम लोग को एक बात यहाँ पे लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always form closed loop around a differential current element। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक बड़ा डिफरेंस भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बोलते हैं इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड इट टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इट ओरिजिनेट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है ना? तो हम ऐसा बोल जरूर सकते हैं कि दे अपीयर टू कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर एट साउथ पोल, बट होता क्या है कि मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यू होती है, तो दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप।
ठीक है ना। तो इसमें कोई पोल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव मैग्नेट या नेगेटिव मैग्नेट जैसा कुछ भी वर्ड नहीं होगा, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो इसमें कहीं पे भी स्टार्टिंग या एंड नहीं है, पहली बात। तो देखो अब जैसे कोई भी वायर है, कोई भी वायर अगर है हमारे सामने, तो लेट्स से यही कोई वायर का एलिमेंट है, तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर के अराउंड होगा, ठीक है ना। अब इस वायर के अराउंड पूरे 3D में होगा, पहली चीज। तो उस 3D में अगर हमको किसी भी पॉइंट पे निकालना है, तो उसका एक तरीका ये है कि हम इस वायर को अपने राइट हैंड से होल्ड करेंगे, राइट हैंड में, ठीक है ना। तो राइट हैंड में होल्ड करेंगे, और ये जो राइट हैंड में जो थंब है इसको हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। विजुलाइज करो थोड़ा, कोई भी पेन है तो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। तो देखो अब जैसे थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है, तो तुमको अपने हाथों की फिंगर्स दिख रही है ना, फिंगर्स ये जो है, तो ये फिंगर्स हैं, ये थंब के अराउंड जिस तरह से चल रही हैं, या उनकी जो लोकेशन है, समझ लो कि यही फील्ड लाइंस हैं। फील्ड लाइंस इसकी इसी तरह से होंगी, इसके अराउंड, ठीक है। एक है मेरे पास फिगर, ये देखिए, ठीक है ना। मतलब अगर तुम कोई करंट कैरिंग एलिमेंट को राइट हैंड में होल्ड करते हो, बस ये फिगर तुम्हें ध्यान से समझना है, क्योंकि डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस, और बहुत आसान है चैप्टर। डायरेक्शन क्लियर है तो बाकी वेक्टर एडिशन आता है। तो अगर तुमने थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखा है, तो जैसे देखो जो फिंगर्स जा रही हैं, फिंगर्स जैसे बढ़ रही हैं, ऐसे समझ लो ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अराउंड चारों तरफ होगी, ठीक है। अब ये दोनों फिगर तो एक तरह से 3D फिगर हो गए, बट हमारे सामने जो वायर होगा वो 2D होगा, हमारे सामने कॉपी जो होगी वो 2D होगी। तो अगर हमने कॉपी में वायर बनाया हुआ है, ऐसे समझो कि जैसे कोई वायर अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से लॉन्ग वायर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिधर डायरेक्शन एक एलिमेंट का होगा उधर ही बाकी का भी होगा। तो जैसे इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब अगर इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के अराउंड इस तरह से सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है ना। तो अगर वो वाला फिगर नहीं बना पाओगे तो ये बना लेना, ध्यान से देखो। तो अब तुम थोड़ा ये विजुलाइज करना कि फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही है, और जब कॉपी में एंटर हो रही है तो किधर हो रही है। करंट जो है ये आई ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। मतलब है क्या कि अगर हम करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हमने क्या कहा कि ये वायर है, अब ऐसे बताओ कि वायर हमने कॉपी में ड्रॉ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक क्रॉस दिखा दिया है। क्रॉस दिखाने का मतलब है कि जो वायर है वो इस तरह से अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ करंट जा रही है, वायर जो है वो कॉपी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब वायर हमने ड्रॉ नहीं किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे इस केस में। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, अगर वो सिमेट्रिकल वायर है तो वो एग्जैक्टली सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में होंगी, देखो। इस तरह से। तो जरा ये बताओगे कि जो सर्कुलर लूप मैंने बनाए हैं ये कैसे बनाने चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हम्म, क्लॉकवाइज। लूप कैसे होने चाहिए, ये सर्कुलर लूप क्लॉकवाइज होने चाहिए। क्यों, कैसे ड्रॉ करेंगे क्लॉकवाइज है, कैसे पता करेंगे। इनवर्ड है सर, तो क्लॉकवाइज होते हैं। तो फिर से वही राइट हैंड थंब रूल से चल सकते हो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब को करंट के अंदर ले जाओ, मतलब थंब को करंट के साथ दिखाओ। तो फिंगर्स कैसे बता रही हैं, तो फिंगर्स का ही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये बात नोट कर लेना। when we place right hand such that thumb is in the direction of current, then
fingers around it coincides with coincide with magnetic field lines. Fingers around it coincide with magnetic field lines. ये जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना, और ये जो मैंने बनाया हुआ है ये सपोज करंट इनवर्ड के लिए है, तो अगर मैं इसी में दूसरा बना दूं कि करंट अगर आउटवर्ड है, देखो जैसे करंट अगर आउटवर्ड हो जाए, तो करंट अगर आउटवर्ड होगी तो थंब को तुम बाहर की तरफ रखो, तो फिंगर्स देखो सर्कल के अराउंड घुमाओगे तो किधर की तरफ आएंगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ही डायरेक्शन है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड है कितना, कौन से डायरेक्शन में है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो समझ लेना कि उस पॉइंट पे हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जैसे अगर ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, इसमें अगर हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये जो फील्ड लाइन है उसके टेंजेंट के अलॉन्ग बनेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट पी हो जाएगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। बताओ। यस। बस ये जो फिगर मैंने बनाया अभी, ये जो फिगर है ये तुम्हें दिमाग में रखना है बस, तो कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे समझ लो। ठीक है। यस। देन फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट coinciding with current element। मतलब ये है कि सपोज ये रहा एक वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर लिया है सपोज हमने, और सपोज वायर में करंट आई है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे कितना होगा, तो पॉइंट ए पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और पॉइंट बी पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। बताओगे क्यों? मतलब वायर से हट के ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर के लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हर जगह जीरो होगा, तो ऐसा क्यों है बताओ, यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। एंगल जीरो है तो क्रॉस साइन प्रोडक्ट वाला जीरो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, करेक्ट। टीबी एट पॉइंट पी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात जाए तो एट ए अगर तुम चेक करोगे तो एट ए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, और एट बी अगर चेक करोगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो ये बात अब ध्यान रखना कि वायर की लेंथ के अलोंग, वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह 0 होगा, ठीक है ना। हेंस magnetic field is 0 at all points on the axis of a straight wire। on the axis of a straight wire। देख लो अभी तक जितनी बातें हुई उसमें कोई कंफ्यूजन है तो। अभी मैंने सिर्फ बायोट सावर्ट लॉ का बेसिक फॉर्म क्या है वो बताया है,
और मेन है ये बस डायरेक्शन। ठीक है ना? यस। अब देखो जो बायोट सावर्ट लॉ है वो तो सिर्फ कहना चाहिए सिर्फ एक एलिमेंट के लिए है, बट अगर हमें अपने इस लॉ को एक्सटेंड करना है बड़े वायर्स के लिए, फाइनाइट लेंथ के वायर्स के लिए, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए, सोलेनॉइड के लिए, तो हमें इसी से हमें डिराइव करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है ना? और ये डेरिवेशन जो है ये आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। अभी अभी बोर्ड में कितना सिलेबस है वो तो तुम देख ही लेना, बट फिलहाल बोर्ड की सिलेबस में की भी इम्पॉर्टेंट है ये, तो वो डेरिवेशन जरूर देखो ध्यान से। तो फॉर नेक्स्ट स्टार्टिंग हमारे सर हाँ बोलिए। सर ए पर एंगल 0 डिग्री होना चाहिए ना? नहीं, करंट की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होगा ना भाई, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? करंट की डायरेक्शन में। तो जब हम आर वेक्टर बनाएंगे तो इधर बनेगा ना। ये मेजर मिस्टेक है, ये ध्यान रखना। देखो आर वेक्टर का टेल कहाँ पे रखना है हमको, आर वेक्टर का टेल कहाँ रखना है और आर वेक्टर का हेड कहाँ रखना है। ये सर समझ गया। मतलब आगे जाके एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जो इसी बात पे होंगे। आर वेक्टर गलत ले लिया तो चेंज हो जाएगा फॉर्मेट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू different current carrying wires। ठीक है? और इसमें हमारा पहला केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है? देखो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, मैग्नेटिज्म चैप्टर वैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, मॉडरेट टाइप का ही है। और इस पूरे मैग्नेटिज्म में ऐसे समझ लो कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेट कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दूसरे चार्जेस पे या वायर्स पे फोर्स या टॉर्क कैसे लगेगा। मतलब एक हो गया उसका ओरिजिन, पैसे पहले जनरेट कैसे हो रहा है कौन कौन से क्वांटिटीज से, और फिर उनके इफेक्ट में फोर्स आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो ये समझ लो कि फर्स्ट हाफ का ये हाफ पोर्शन है। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा बिल्कुल वैसे ही चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग कूलम्स लॉ भी निकाला था, और फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ केसेस में गॉस लॉ से निकालना भी अच्छा रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कैन बी डन इन टू वेज, यूजिंग कूलम्स लॉ और यूजिंग गॉस लॉ। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन कैन आल्सो बी डन इन टू वेज, एक है बायोट सावर्ट लॉ और एक दूसरा आएगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ विच इज सिमिलर टू गॉस लॉ। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो फिलहाल इसके लिए तो हमें फाइनाइट वायर है अगर, तो बायोट सावर्ट लॉ ही लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वायर ले लिया हम लोगों ने, वायर कैरिंग करंट आई, और सपोज हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखना पॉइंट पी पे, ठीक है, एंड पॉइंट पी इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम दिस वायर। फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये हम लास्ट स्टेप में डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम इस वायर के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट लें, लेट्स से हम लोगों ने यहां से देखना ध्यान से, यहां से x डिस्टेंस पे, तो जो परपेंडिकुलर का फुट है वहां से x डिस्टेंस से dx विड्थ का एक एलिमेंट लिया। तो ये जो dx विड्थ का एलिमेंट लिया है, क्या यही हमारा dl वेक्टर बनेगा? ठीक है? तो अगर ये dl वेक्टर है तो बताओ कि r वेक्टर कौन सा बनेगा फॉर दिस डिफरेंशियल एलिमेंट।
मैंने कहा कि ये डीएल वेक्टर है, तो व्हाट इज आर वेक्टर? आर वेक्टर क्या ये वाला वेक्टर बनेगा? क्यों भाई? yes sir, आर वेक्टर का जो हेड है वो पी पे होना चाहिए, और आर वेक्टर का जो टेल है वो डिफरेंशियल एलिमेंट पे होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये एंगल थीटा और ये एंगल डी थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि आर वेक्टर बना लेते हैं। ये रहा वो आर वेक्टर, एरो बना देता हूँ बस मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच के एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब कि ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा? 90 प्लस थीटा। ये वाला एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा। करेक्ट। बस हमें डीएल चाहिए था, आई चाहिए, आर चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। आर भी जो हम लोगों ने लिखा है, अगर हम उसका जैसे एक्स को लिख सकते हैं क्या, डी टेन थीटा। देखो एक्स को डी टेन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम dx निकालें तो dx की वैल्यू बन जाएगी डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिफरेंशिएट कर दिया उसको। और r देखो ध्यान से, तो r को हम लोग लिख सकते हैं डी सेक थीटा, क्योंकि है क्या ना, हम सारा का सारा इंटीग्रेशन थीटा में लाना चाहते हैं। x dx में भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगा के थीटा में कन्वर्ट करना ही रहेगा, तो पहले से ही थीटा में चलते हैं। तो अब सिर्फ ये बताओ कि dB क्या लिखेंगे? dB एट पॉइंट P मैग्नीट्यूड ओनली। बताओ, केवल इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इस एलिमेंट की बात चल रही है फिलहाल। तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। आई हो गया। डीएल की जगह हम लोग dx लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा की जगह साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिखेंगे, और अपॉन में आर स्क्वायर। बताओ, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। अब मुझे जरा बताओ कि डायरेक्शन क्या होगा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, इस एलिमेंट की वजह से, ओनली ड्यू टू दिस एलिमेंट। क्यों भाई? देखो मैंने जैसे बताया बेसिक बातें, अगर हमने एलिमेंट कॉपी में ड्रॉ किया है, वो पॉइंट कॉपी में ड्रॉ किया है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के प्लेन में तो नहीं होगा, तो या तो कॉपी के प्लेन के आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। दो ऑप्शन है। अब आउटवर्ड है या इनवर्ड है निकालने के लिए, हाँ किधर बता रहे हो? आउटवर्ड। आउटवर्ड आएगा। यस। yes किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे विजुलाइज करो कि वो जो dx है उसको पकड़ो हाथ में, विजुलाइज कर लो। विजुलाइज करने में क्या है, उस dx को तुम हाथ में पकड़ो, और फिंगर्स जब घूम रही हैं अराउंड द थंब, तो ट्राई करो ये फिंगर्स जब P पॉइंट से क्रॉस होंगी तो वो जो टिप है, नेल्स का जो टिप है, वो किधर की तरफ बता रहा है। dx को पकड़ो और फिंगर्स को P पॉइंट से पास करो, तो तुम देखो P पॉइंट से जब वो पास हो रही हैं तो वो जो ये जो टिप है नेल वाला, ये P पॉइंट पे किधर की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, आउटवर्ड बता रहा है या इनवर्ड बता रहा है? दैट्स इट। तो आउटवर्ड आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ इस एलिमेंट का आउटवर्ड है, या इस वायर के ऊपर हम कोई भी एलिमेंट लें तो आउटवर्ड होगा? सारे सारे एलिमेंट्स outward सारे होगा। क्या सारे एलिमेंट्स का आउटवर्ड सर होगा? और तुम्हें ये भी बात ध्यान होगी कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, ये बात जरूर चेक कर लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स का वो जो वेक्टर एडिशन है वो ऐड हो भी रहा है या नहीं ऐड हो रहा है, क्योंकि अगर सारे सेम डायरेक्शन में नहीं होते तो हम फिर डायरेक्ट ऐड नहीं करते, फिर उसके कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को जब भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि सारे कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। तो यहाँ पे तो सब सेम डायरेक्शन में ही है, और सब सेम डायरेक्शन में है तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बट उसके पहले वैल्यूज रख देते हैं। आई को आई रखते हैं, dx की जगह देखो, dx की जगह लिख रहे हैं डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, रख दो वैल्यू बस, अब कुछ नहीं बचा। और साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, और अपॉन
आर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो तो देखो इसमें काफी कुछ कैंसिल वैंसिल होने के बाद क्या बचता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, एक डी बचेगा और क्या बच रहा है, कॉस थीटा डी थीटा बच रहा है। ठीक है, अब ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल दी डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैव देयर magnetic fields dB vector in the same direction, तो hence हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P को हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dB सीधे सीधे। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट हम लोग कहाँ से कहाँ करेंगे, उसके लिए मान लेते हैं कि वायर का हमको लेंथ पता है, वायर का डी पता है, तो ये जो दो लाइन है ये वाला एंगल हम लोग θ1 ले लेते हैं और ये वाला पूरा एंगल हम लोग θ2 ले लेते हैं। दूसरा फिगर तो नहीं बनाने की जरूरत है ना, इसी में समझ में आ रहा है। θ1 θ2 कौन से एंगल है, वो जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट्स को जब हम P पॉइंट से मिला रहे हैं तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो θ1 θ2 है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे -θ1 टू +θ2। माइनस क्यों क्लियर है, क्योंकि हम लोग थीटा जो लिया हम लोगों ने इधर लिया और इंटीग्रेट हमको यहाँ से करना है, तो पहले -θ1 जाएंगे फिर आगे θ2 तक जाएंगे। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला आ जाएगा जो हमें ध्यान रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ब्रैकेट sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, डायरेक्शन मैंने नहीं लिखा है, बना लो चाहो तो, डायरेक्शन तो तुम्हें हर बार निकालना ही पड़ेगा, फिलहाल इस केस में आउटवर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फ्रॉम इट। अब ये मैंने फाइनाइट के लिए निकाला है, तुम चाहो तो इसको अब कन्वर्ट कर सकते हो कि सपोज फॉर infinitely long current carrying wire, for infinitely long current carrying wire, तो अगर कोई infinitely long current carrying wire है तो हम इस तरह से उसके एंड्स को डॉटेड बना देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, और लेट्स से डी डिस्टेंस पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस केस में क्या करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे, -π/2 से π/2। हाँ इंटीग्रेट करेंगे अगर तो -π/2 से π/2, और अगर हम खाली वैल्यू रखने के में इंटरेस्टेड है, फॉर्मूला तो निकाल ही लिया है, तो θ1 और θ2 दोनों 90 रख रहे हैं। अच्छा, दोनों 90 समझ में आया ना कैसे, क्योंकि ये पॉइंट जब इधर जाएगा तो ये भी 90 बनेगा, और ये पॉइंट जब इधर जाएगा इधर वाले एंड पे तो इधर भी 90 होगा। तो जब हम दोनों 90 रखेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो फाइनाइट वाला फॉर्मूला उतना पॉपुलर नहीं है, उतने क्वेश्चन उस पर नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट के तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया। इसी तरह से बोल सकते हैं ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट एक ही बात है, बट ये है कि सेमी इनफाइनाइट में हम लोग ये बोलते हैं कि हम वायर के एक एंड पे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो वायर के एक एंड पे अगर निकाल रहे हैं तो इस केस में क्या चेंज आएगा, इस केस में क्या θ1 0 हो जाएगा
और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री बनेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस केस में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी बनेगा। देख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। क्लियर है? यस सर। यस ठीक। और एक और इसमें बता देना मुझे, फॉर फाइनाइट वायर। देखो फाइनाइट वायर में मैं दो डायग्राम बनाता हूँ। सपोज एक फाइनाइट वायर है, उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉप किया हुआ है और उसके दोनों एंड्स को हमने मिलाया हुआ है। ये डी डिस्टेंस हो गया, ये आई हो गया। एंड सपोज इधर वाला एंगल 30 डिग्री है, इधर वाला एंगल 60 डिग्री है, एक केस। और दूसरा केस अगर इस तरह से है, अगेन फाइनाइट वायर है और इसके दोनों एंड्स को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पॉइंट पी। अब यहाँ पे ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल भी 30 है, यानी पूरा एंगल 60 हो जाएगा। तो बस मुझे ये बताओ कि ये दोनों के लिए थीटा 1 थीटा 2 क्या लिखोगे? मतलब बेसिकली इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है वो क्लियर हो जाएगा। वायर ए बी है, पहले केस में 30 और 60, दूसरे केस में -30 और 60। करेक्ट। पहले Yes. थीटा 1 थीटा 2 वही रखे जाएंगे जो हम लोगों ने फॉर्मूला में निकाले हैं सीधे सीधे। लेकिन सेकंड केस में थीटा 1 की वैल्यू -30 पड़ेगी और थीटा 2 की वैल्यू +60 पड़ेगी। बताओ इसमें कंफ्यूजन हो सकता है? देखो थीटा 1 थीटा 2 को हमें मेजर नॉर्मल से ही करना है, ये बात तो पक्की है। तो ये तो क्लियर है कि एक एंगल 30 और एक एंगल 60 है सेकंड वाले फिगर में। अब ऐसे सोचो, जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, अगर हम उसमें इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 करते तो हम ये वाले आंसर सीधे सीधे प्लस में रख देते। लेकिन हमने इंटीग्रेट जब किया तो हमने एज्यूम किया कि सिचुएशन ये वाली है, लेकिन हमारे लिए जो सिचुएशन आ गई है वो ये वाली आ गई है। तो हम अपने जो करंट सिचुएशन है, जो उसमें हम लोगों ने डिराइव किया है, उससे अपोजिट साइन रखेंगे। हमारे थीटा 1 थीटा 2 ऐसे होने चाहिए कि अगर एक इधर है तो प्लस है, एक इधर है तो प्लस है। लेकिन अगर दोनों इधर है तो उसमें से जो छोटा वाला एंगल होगा वो हमें माइनस में रखना है और जो बड़ा वाला है वो प्लस में रखना है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दोनों एंगल अगर सेम साइड है, थीटा 1 और थीटा 2, देखो, तो उसमें से एक छोटा वाला जो एंगल है वो हम माइनस में रखेंगे और बड़ा वाला प्लस में रखेंगे, सो दैट जो हमको वैल्यू मिले इससे वो पॉजिटिव मिले। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का है और मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। तो लेट से अगर हम भूल गए कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा जो छोटा वाला एंगल है वो माइनस रखना है। ठीक है ना? यस सर। तो फाइनाइट वायर अगर है हमारे सामने तो उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी निकालना हो बता सकते हैं हम। क्यों भाई? यस सर। यस सर। एक दो प्रॉब्लम करके देख लो, है तो बहुत सिंपल। सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है विथ साइड ए, विथ साइड ए एंड कैरिंग करंट आई। तो हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो
सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके। 2 स्टेप है किसी भी वायर का निकालना है, और वो 2 स्टेप हमेशा लगाना, कोई जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो, बस ये है। पहला स्टेप है कि वायर के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, उससे हमें पता चलेगा डी। और दूसरा स्टेप है कि उस पॉइंट को वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करना है, उससे हमें मिलेगा θ1 एंड θ2। देखो करो ट्राई। इस केस में पहला काम तो यही है कि हमें वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है, एंड देन उस पॉइंट को दोनों एंड से ज्वाइन करना है। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि तीनों वायर्स के लिए सेम ही आएगा, तो ऐड ही हो जाना है। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, और ये डी का वैल्यू कितना आएगा? डी ऐसे बोल सकते हैं कि जो इसका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि a√3/2 उसका 1/3 होना चाहिए। हाँ क्यों भाई? तो यहाँ से ये आएगा a/2√3, ठीक है। और θ1 θ2 की वैल्यू 60 हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच वायर अगर लिखेंगे तो ये होगा μ0I/4πd। डी की जगह आएगा a/2√3, और ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2, यानी 2 इंटू साइन 60। देख लो क्या होगा, ये 2 सब कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 आ रहा है, 9, अच्छा फिर डबल 3 टाइम्स करेंगे तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 μ0I/2πa। तो कंप्लीट की वजह से 9 μ0I/2πa। डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड। आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड। ठीक है, a long wire is bent in the form of plane angle alpha. Find magnetic field at a distance d from corner along angle bisector. It carries a current I. It carries a current I. मतलब क्या है, ये इस तरह का है, ये एक लॉन्ग वायर है और उसको हमने बेंड करके एक एंगल का शेप दे दिया है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, और हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस डी along angle bisector from corner। देखो निकालो, and it carries a current I। कॉर्नर से जो डिस्टेंस है वो d दी हुई है, ठीक है। हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो किसी भी एक वायर पे, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी वो आएगी d sin α/2। देखो फिर इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद हमको इस पॉइंट P को दोनों एंड से ज्वाइन करना है θ1 θ2 पता करने के लिए। तो ये वाला एंगल θ1 बनेगा और ये वाला एंगल θ2 बनेगा। तो ध्यान से देखो, तो θ1 का वैल्यू आएगा 90 माइनस α/2 और θ2 का वैल्यू आएगा 90 है होगा या नहीं? यस सर। और ये बताओ कि नीचे वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे वाले वायर में अगर तुम थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करोगे और P पॉइंट से अपने फिंगर्स को पास करोगे तो आउटवर्ड आएगा। इधर वाले वायर के लिए निकालो, इधर वाले वायर के लिए भी थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करो और फिंगर्स को P पॉइंट से पास करो तो वो भी आउटवर्ड ही आएगा। तुम देखो ध्यान से, थोड़ा हाथ तो ट्विस्ट करना ही पड़ेगा, पूरा डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है दोनों वायर्स की वजह से, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड ही होना है। और सिमेट्री है तो सीधे सीधे डबल कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड P पे निकालें तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D की जगह आएगा D साइन α/2, ठीक है, एंड देन साइन 90 माइनस α/2 प्लस साइन 90 बनेगा ना? यस सर। लास्ट में इसमें इंटू 2 और कर देंगे क्योंकि दो वायर हैं। तो देखो क्या बनता है, वन प्लस कॉस अल्फा बन जा रहा है ना वो ऊपर। तो म्यू नॉट I 1 प्लस कॉस ऑफ α/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई D साइन α/2। ओ एक्सप्रेस चाहे जैसे कर लो, ये आएगा आंसर। Yes. यस सर। यस सर। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं, मतलब वायर्स का अलग अलग तरह का डिजाइन बना सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, बट उन क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले एक हम और निकाल लेते हैं। एक तो हम लोगों ने वायर का निकाला, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक और निकाल लेते हैं तो थोड़े कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular loop, magnetic field due to current carrying circular loop। और इसमें भी हम लोग पहले सेंटर पे निकालते हैं, वही जैसे रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, रिंग के एक्सिस पे निकाला था, तो वैसे ही है, रिंग ही है, करंट कैरिंग लूप मतलब रिंग हो गया। तो ये एक, अब तुम अगर देखो तुम्हें मेथड क्लियर है तो तुम अपने आप भी निकाल सकते हो। आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है और हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो बायोट सावर्ट लॉ लगाना है, तो बायोट सावर्ट लॉ लगाने के लिए पहले हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस पूरे लूप में कहीं भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो सपोज हम जनरल पोजीशन पे लेते हैं, तो एक हमने जनरल पोजीशन पे, जनरल पोजीशन का मतलब हुआ थीटा एंगल पे डी थीटा सबटेंड करने वाली, ये जनरल पोजीशन हो गई। और ये जो मैंने बनाया हुआ है ये हो गया डीएल वेक्टर। हालांकि इस डीएल वेक्टर का लेंथ लिखेंगे तो आर डी थीटा हो जाएगा। ये तो हो गया लेंथ एलिमेंट। आर वेक्टर कौन सा होगा बताओगे? व्हाट इज आर वेक्टर? स्मॉल आर वेक्टर। क्यों भाई, स्मॉल आर वेक्टर कौन सा वेक्टर बनेगा? स्मॉल आर वेक्टर का जो टेल है वो डीएल वेक्टर पे होता है और उसका जो हेड है वो उस पॉइंट पे होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में जो आर वेक्टर होगा, तो तुम ध्यान से देखो तो ये बनेगा आर वेक्टर, ये होगा आर वेक्टर, दिख रहा है? तो Yes, sir. आर वेक्टर Yes, sir. और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा? आर वेक्टर और डीएल वेक्टर, आर वेक्टर है रेडियस के अलोंग, डीएल वेक्टर है टेंजेंट के अलोंग, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। Yes, sir. ठीक, अब लगाओ बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी एट पॉइंट सी। तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई इंटू डी एल, डी एल की जगह लिख देते हैं आर डी थीटा, और इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, मैग्नीट्यूड तो कैपिटल आर है। डायरेक्शन किधर आएगा बताओ जरा देख के मैग्नेटिक फील्ड का, एलिमेंट की वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड। इस एलिमेंट की वजह से आउटवर्ड आ रहा है। अच्छा, इस एलिमेंट की वजह से आउटवर्ड आएगा या सारे एलिमेंट्स का आउटवर्ड आएगा, चेक कर लो एक बार। इस पूरे वायर पे कहीं पे भी एलिमेंट ले लो, एलिमेंट लेने का मतलब है थंब इन द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट एंड फिंगर्स को तुम्हें सी से पास करना है। यस सर, आउटवर्ड ही आ रहा है। तो हर जगह चेक कर लो पर outward। अच्छी तरह से कि सभी एलिमेंट्स की वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, और सभी का आउटवर्ड आएगा तो इसका मतलब हम इसको भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सी हो जाएगा म्यू नॉट आई, अब एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 पाई आर, और इसमें इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं आया, सिर्फ डी थीटा ही आ रहा है, और थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 2 पाई, तो तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला आ जा रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। छोटा सा प्रूफ है ये, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तो मैंने निकाला है फॉर कंप्लीट रिंग। अगर हमसे कहा जाए कि फॉर एन आर्क, केवल एक आर्क के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे बताओगे? केवल एक आर्क के लिए निकालना होगा जो अल्फा एंगल बना रही हो। पॉइंट सी, रेडियस आर, बताओ आर्क के केस में कितना चेंज आएगा? अल्फा अपॉन 2 पाई से बस मल्टीप्लाई। ये इंटीग्रेशन जो है, या तो अगर इंटीग्रेट करके कर रहे हो तो इस इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन को 0 से अल्फा इंटीग्रेट करेंगे, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ना निकल के, ये पूरे वायर का है, और ध्यान से देखो तो हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन बराबर है, तो ये जो पूरा है ये पूरा 2 पाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर 2 पाई की वजह से इतना है तो अल्फा की वजह से कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। कंप्लीट वायर का है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अगर बोलेगा कि हाफ कॉइल का कितना होगा तो हाफ का हो जाएगा 1/4r, 1/4 का कितना होगा क्वार्टर पार्ट का तो 1/8r। तो इसी तरह से अगर अल्फा का निकालना है तो अल्फा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई, तो याद वैसे ही रखो क्योंकि एप्लीकेशन में वैसे ही काम आएगा, अल्फा अपॉन 2 पाई हम लोग कर दे रहे हैं, उतना ही फ्रैक्शन ले रहे हैं जितना फ्रैक्शन उस कॉइल का है। ठीक है, देखो इसमें कुछ एक कॉइल है, एक वायर है जिसको हमने थोड़ा बेंड किया हुआ है, और बेंड करके हमने उसको इस तरह का शेप दिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो एक कॉइल भी बन रही है और एक वायर भी है, लॉन्ग वायर भी है। तो हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रेडियस इसका आर है। देखो दूसरे केस में फिर से वही वायर है, लेकिन इस बार हमने इसको एक कॉइल का फॉर्म दिया है, तो कॉइल का फॉर्म दिया है तो करंट इस तरह से घूम के इन अ राउंड लूप वापस से सीधे निकल जा रही है। अगेन हमें सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बताओ जरा ये दोनों पार्ट।
इस सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर एंड अ कॉइल। बस हमें ये देखना है कि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है बस, और वो बात देख पाएंगे जब हम डायरेक्शन सही से क्लियर होगा। कई बार ऐड भी होगा, कई बार सब्ट्रैक्ट भी होगा, दोनों तरह की सिचुएशन आएंगी। देखो इस पहले केस में क्या है, ध्यान से देखो तो इस पहले केस में इतना सा पार्ट हटा है तो वो तो डिफरेंशियल है, उसको नेग्लेक्ट मान लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि एक वायर है, ठीक है, और वायर में करंट राइट साइड में है। तो वायर में करंट अगर राइट साइड में है, पॉइंट सी की लोकेशन ऊपर है, तो पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा वायर की वजह से। तो अगर हम वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और आउटवर्ड। अच्छा कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे अगर कॉइल का, तो ध्यान से देखो कॉइल में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो एक और तरीका है, देखो ये जो राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगाते हैं ना, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रिवर्स में भी ट्रू है। मतलब अगर करंट रोटेटिंग है, रिवॉल्विंग है, तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर करते हो तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल तो लग ही रहा है ना। तो करंट कैसे घूम रही है, करंट क्लॉकवाइज है, तो अगर तुम फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो सी पॉइंट पे थंब अंदर की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को अगर रोटेट कर रहे हो तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब इनवर्ड जा रहा है विच इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हो जाएगा इनवर्ड। तो अब इस केस में क्या होगा कि नेट निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में हम थोड़ा सा अपना लॉजिक तो लगाएंगे ही कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r अगर कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन पाई आएगा और डायरेक्शन इनवर्ड आएगा। इनवर्ड डायरेक्शन कैसे डिसाइड हो गया, क्लियर है ना। Yes. इस केस में अगर तुम देखोगे तो इस केस में दोनों की वजह से ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन पाई हो जाएगा, और ये इस बार आउटवर्ड आएगा। देख लो वहां पे दोनों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि कॉइल का भी आउटवर्ड है और वायर का भी आउटवर्ड है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो अभी इसमें फिर इतना ही रखते हैं।